दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अमेरिकन्स बोल रहे हैं कि उनके दिल अभी थोड़े दीवाने हुए पड़े हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे पॉडकास्ट को देखते नहीं हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मैं भी कहीं हतोत्साहित हो जाता हूँ। लेकिन इधर में 2-4 दिनों में बहुत फ़ोन आए, बहुत मैसेज आए कि क्या लगता है। तो मैंने कहा अच्छा है, एक पॉडकास्ट अब बनाने का लगता है वक्त आ गया है। डिस्क्लेमर ज़रूरी है, मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचता हूँ। इन वीडियोस के माध्यम से मैं सिर्फ अपने अनुभव, अपने विचार शेयर करता हूँ। सिंपल। मैं नीलेश आप सबका इस नए पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पर अमेरिका में जो हो रहा है, ये अंग्रेजी का एक फ्रेज है, मेथड इन मैडनेस। अब इसका हिंदी का फ्रेज मुझे नहीं मालूम, तो आप अंग्रेजी फ्रेज के माध्यम से ही इसे समझें। मेथड इन मैडनेस। सबको लगता है ये मैडनेस है, मुझे लगता है यहाँ मेथड भी है। इस सारे लफड़े के बीच में जो अभी अमेरिका में हो रहा है, उसके पीछे मुझे लगता है कि अमेरिकन्स का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। आज अमेरिका में 37 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। हर साल उन्हें 1 ट्रिलियन डॉलर का ब्याज चुकाना पड़ता है, और ये उनके 29 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। यदि इसी तरीके से चला तो वो लोग कहीं ना कहीं कलेप्स कर जाते हैं। किसी न किसी को तो इसे सुधारने का बीड़ा उठाना ही था। ट्रम्प साहब को बहुत पहले से उनको अपने विचारों पर काफ़ी एतबार था। वो कई डिकेड्स पहले से इन सारी बातों को बोल रहे थे। इस प्रेसिडेंसी में उन सारी बातों को वो फ्रैक्टिफाई, क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश का मुख्य मुद्दा है अमेरिकन इकोनॉमी को कहीं वापस ट्रैक में लेके आना, क्योंकि 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में इतना बड़ा डेट और इतना बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो सकता है। ये सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को समझ में आ रहा था, लेकिन चलती का नाम गाड़ी अभी तक चल रहा था। लेकिन ये कब तक चलेगा? तो यहाँ पर ट्रम्प साहब ने अपने इस सुधार का माध्यम टैरिफ को बनाया। उस टैरिफ के माध्यम से वो अमेरिकन इकोनॉमी में एक सुधार करना चाहते हैं। बहुत पहले जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे तो वो बॉम्बे आए हुए थे और कोई प्रोग्राम में उन्होंने उद्घाटन किया और बहुत प्राउडली कहा कि इस प्रोग्राम से अमेरिका में 128 ट्रिलियन डॉलर का, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, 128 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सिर्फ 128 एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेसिडेंट ओबामा बॉम्बे में आके एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करता है। तो ये सोचने की बात है कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, लेकिन वो जो एम्प्लॉयमेंट है स्किल्ड वर्कर्स का कम है और अनस्किल्ड वर्कर का ज़्यादा है। अनस्किल्ड वर्कर के एम्प्लॉयमेंट से जीडीपी को बढ़िया ग्रोथ नहीं मिलता, टैक्स कलेक्शन नहीं होता, देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती। कहने के लिए हाँ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एक दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और ये बहुत गड़बड़ हो रहा था। तो अब जब हम लोग कहीं बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है सर्जरी करने की ज़रूरत है, हम लोग सर्जरी करते हैं, 1 2 4 6 महीना घर में आराम करते हैं, फिर तंदुरुस्त हो जाते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। ये अभी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कुछ वैसा हो रहा है जैसा हमारे जयशंकर साहब ने कहा, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज चेंजिंग, वी नीड टू फॉरगेट द ओल्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग। पुरानी बातों को भूल करके अब नए इकोनॉमी के लिए हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ये ग्लोबल इकोनॉमी में ये एक सर्जरी हो रही है, और सर्जरी का मतलब है टेम्पररी तकलीफ, लेकिन सर्जरी की तकलीफ मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्पररी होती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं सुधार होने लगता है। ये टैरिफ, ये सैंक्शंस, इन सब का उद्देश्य कहीं पर अमेरिकन इकोनॉमी को पुश देने का है। अब बाइडेन साहब का जो सैंक्शन था और टैरिफ्स ट्रम्प साहब के जो सैंक्शन हैं, इनमें फ़र्क है, दोनों के ऑब्जेक्टिव में फ़र्क है। बाइडेन साहब का जब सैंक्शन होता था, वहाँ पर दादा बाइडेन बनने की कोशिश थी। अब ट्रम्प साहब को समझ में आ गया है कि दुनिया में अभी जो दादा है वो जी जिनपिंग है, और उससे सलटने के लिए बेहद ज़रूरी है कि अमेरिकन इकोनॉमी को ठीक किया जाए, और ये सब कुछ उस दिशा में प्रयास है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये पता करके, ग्लोबल शिप बिल्डिंग का 50% चाइना में है, जो कि 25-30 साल पहले अमेरिका वॉज द लीडर, और अमेरिका में अभी ग्लोबल शिप बिल्डिंग का 1% भी नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं इस इकोनॉमी में सर्जरी की ज़रूरत थी। ट्रम्प साहब, मुझे लगता है वो सर्जरी कर रहे हैं। अब हर देश अपने तरीके से इसका जवाब देगा। कनाडा, मैक्सिको रिटेलिएटरी टैरिफ के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। वियतनाम ने बहुत सिंपल काम किया, उसने अमेरिकन इंपोर्ट पर 0% टैरिफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगले कुछ दिनों में अमेरिका का जो टैरिफ अभी वियतनाम पर 46% का है, वो मिनिमम लेवल जो होता है 10% का, वो आ जाएगा। यानी वियतनाम के लिए ये एक थ्रेट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो हर देश को अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस थ्रेट को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। ये अभी सबके लिए बहुत आवश्यक हो जाएगा। इन सारे लफड़ों के कारण गोल्ड का भाव बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने कहा था गोल्ड 29 पार नहीं करेगा, 2900। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड आसानी से 2900 के नीचे नहीं जाएगा। अभी मैं कुछ गोल्ड पर रिसर्च रिपोर्ट देख रहा था। दुनिया का पॉसिबल जितना भी गोल्ड रिजर्व है, उसका 80% ऑलरेडी माइनिंग हो चुका है। यानी अंडरग्राउंड रिजर्व ग्लोबली अब सिर्फ 20% रहा है, और गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडियन पब्लिक, चाइनीज पब्लिक है। सारी दुनिया के सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल करीब करीब 1000 टन गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड का भाव ये लोग गिरने नहीं देंगे। अब बाजार का क्या होगा? अमेरिका में अभी मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च रिपोर्ट पढ़े हैं, $7 ट्रिलियन का लिक्विडिटी है। $7 ट्रिलियन
इंडिया हो, चाइना हो, सब जगह भयंकर लिक्विडिटी है। इसका मतलब कहीं ये होता है, हम लोग जिस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यू करते थे, जिन पैरामीटर्स पर उन्हें चेक करते थे, अब कहीं उनको बदलना पड़ेगा। ये जो इंडेक्स का प्राइस अर्निंग 22, 23, 24 का ऊंचा लगता था, इतनी बड़ी लिक्विडिटी के आगे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या ये वाकई ऊंचा है। मैं अभी इस पर सोच रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मार्च के बैलेंस शीट भारत के मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे आएंगे। जून क्वार्टर से मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और अभी जो भाव हैं वो बेसिकली बैलेंस शीट को भी कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो हम लोग का परसेप्शन है इन्वेस्टर्स का कि किस कंपनी के क्या बैलेंस शीट आएंगे, उसके हिसाब से भाव का उठापटक हो रहा है। अब बैलेंस शीट आएगा तब तक अमेरिकन ड्रामा का बहुत सारा चैप्टर अनफोल्ड होगा, तो उसके हिसाब से जो बाजार की गति बनेगी। मैं ये याद रखना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कभी भी एक सप्ताह, एक महीना, 6 महीना के लिए नहीं होता है। इसकी अवधि लंबी होती है, 3 साल, 5 साल, 7 साल होती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस का ख्याल रखना है, वो इसलिए कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है बस। लेकिन यदि मेरा कन्विक्शन है कि मेरा डिसीजन सही है तो भाव घटने पर मैं और ले लूँगा। मैं अब नए तरीके से देख रहा हूँ, ये जो दुनिया में बहुत फ़र्क आएगा। मुझे लगता है कि दुनिया में कंस्ट्रक्शन का बूम आएगा। अमेरिका से जो डीकपलिंग होगा उसमें डिफेंस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा खर्चा होगा, तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारे इंडियन कंपनीज को भी मिलेगा। अब जब तक अगली बार का कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तब तक के लिए विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, कमेंट कीजिए, और यदि और सुनना है तो लाइक कीजिए। व्यूअरशिप बहुत ख़राब है, एवरेज व्यूअरशिप टाइम बहुत ख़राब है। अगली बार तक के लिए 10 विदानियाँ।